हेलो हेलो हेलो। शांत। कल हमने रूल लिखा हुआ था, नोमेनक्लेचर के 5 रूल लिखे हुए थे। उन 5 रूल से आज बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं नोमेनक्लेचर के, है ना। और क्वेश्चन करके ही क्लैरिटी आएगी। रूल बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, रूल जितना पढ़ोगे उतना कंफ्यूजन होगा। 5 रूल है, रिकैप कर देता हूं 5 रूल को, ठीक है। और उस पे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अभी बनाएंगे हम लोग कम से कम 25 क्वेश्चन, और कुछ होमवर्क में भी है, तो आप कर लेना उसको। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 पढ़ते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसका आईयूपीएसी कैसे देखेंगे। कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो सबसे पहले मैंने कल आपको बोला था, एक जनरल रूल बताया था। जनरल रूल क्या था? केटाइन का नाम लिखते पहले या एनाइन का नाम लिखेंगे? ऑलवेज केटाइन का नाम। जैसे सोडियम क्लोराइड में सोडियम का नाम लिखते हैं, तो केटाइन, नेम ऑफ केटाइन इज रिटन फर्स्ट। नेम ऑफ केटाइन इज रिटन। नेम ऑफ केटाइन इज रिटन फर्स्ट, फॉलोड बाय नेम ऑफ एनाइन। यानी कि इसके बाद आप एनाइन का नाम लिखते हैं तो फॉलोड बाय नेम ऑफ अनाइन। पहला ये जनरल रूल था, ये हर जगह अप्लाई होता है। कोई भी नाम आप लिखते हो, आईयूपीएसी का कोई भी नाम आप लिखते हो, ऑर्गेनिक कहीं भी, नेम ऑफ केटाइन ही पहले आता है, फिर एनाइन आता है। फिर हमने इसका रूल लिखा था कि अगर आयोनाइजेशन स्फेयर है तो केवल नेम ऑफ आयन इज रिटन, नंबर ऑफ आयन इज नॉट रिटन। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया था K4FeCN6, तो यहां पे आयोनाइजेशन स्फेयर यानी कि ब्रैकेट के बाहर का चीज, और ब्रैकेट के बाहर का चीज है, इसको आप टेट्रा पोटेशियम ना लिख के क्या लिखोगे? पोटेशियम। जैसे आप CuNH3 होल 4 Cl2, ये दूसरा एग्जांपल लिया था। तो जब आप इसका नाम लिखोगे आयोनाइजेशन स्फेयर का, ब्रैकेट के बाहर वाली चीजों का नाम में केवल नाम लिखा जाता है, नंबर नहीं लिखा जाता है। तो इन आयोनाइजेशन स्फेयर ओनली नेम ऑफ, आयोनाइजेशन स्फेयर में ओनली नेम ऑफ आयन इज रिटन। केवल और केवल नेम ऑफ आयन को लिखा जाता है, ओनली नेम ऑफ आयन इज रिटन एंड नंबर ऑफ आयन इज नॉट रिटन। नेम ऑफ आयन लिखा जाता है एंड नंबर ऑफ आयन इज नॉट रिटन। ये जितने भी नंबर लिखना होता है वो सब ब्रैकेट के अंदर का रूल है, ब्रैकेट के बाहर कोई रूल अप्लाई नहीं होता है। इसलिए सिंपली नाम लिख देंगे, नंबर लिखने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। रूल नंबर 2, अब देखो यहां पे जब आप नाम लिखने आओगे तो सबसे पहले आपको केटाइन मिल गया, K+ पे केटाइन है ना, तो क्या लिख दोगे सबसे पहले? पोटेशियम। टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? पोटेशियम। और फिर बाद में क्या पता चला? ये एनाइन है। एनाइन क्या है? कॉम्प्लेक्स। तो जब भी कॉम्प्लेक्स को नाम लिखना है तो आपको फॉलो करना है एलसीओ रूल। जब भी आपको वाइल नेमिंग कॉम्प्लेक्स, वाइल नेमिंग कॉम्प्लेक्स, अब यहां पे जब देखो सेकंड वाले एग्जांपल में, सेकंड वाले में केटाइन ही कॉम्प्लेक्स है, तो पहले कॉम्प्लेक्स का ही नाम लिखना पड़ेगा। तो वाइल नेमिंग कॉम्प्लेक्स आपको क्या फॉलो करना है? फॉलो एलसीओ रूल। एलसीओ रूल क्या कहता है कि सबसे पहले किसका नाम लिखना है? लिगेंड। फिर किसका नाम लिखना है? सेंट्रल मेटल एटम। फिर ऑक्सीडेशन नंबर। तो रूल नंबर 2 का पहला है कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का। फर्स्ट नेम ऑफ लिगेंड इज रिटन। नेम ऑफ लिगेंड इज रिटन। अच्छा, अगर मान लो एक से ज्यादा लिगेंड आ गए, अगर मान लो एक से ज्यादा लिगेंड आ गए, हमने अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल देखा है जिसमें एक से ज्यादा लिगेंड है। अगर एक से ज्यादा लिगेंड आ जाए तो क्या करोगे? अल्फाबेटिकली, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप लिखते थे, वैसे यहां भी बेटा जब एक से ज्यादा लिगेंड आ जाए तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको पहले लिखना है, जो अल्फाबेट के रूल में बाद में आ रहा है उसको बाद में लिखना है। तो वाइल नेमिंग कॉम्प्लेक्स सबसे पहले आपको एलसीओ रूल फॉलो करना है। एलसीओ रूल ये कहता है कि एल फॉर लिगेंड, सबसे पहले लिगेंड का नाम होगा, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। उसके बाद आपके पास जो सेकंड किसका नाम होता है?
तो आफ्टर लिगेंड किसका नाम लिखना है? नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज रिटन। नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आपका लिखना होता है। तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम अब दो तरीके से लिखा जाता है। अगर सेंट्रल मेटल एटम कॉम्प्लेक्स एनाइन में है, देखो यहां पे कॉम्प्लेक्स एनाइन है, या फिर सेंट्रल मेटल एटम कॉम्प्लेक्स केटाइन में है। दो तरह के सेंट्रल मेटल एटम आएंगे। अगर सेंट्रल मेटल एटम कॉम्प्लेक्स एनाइन में है तो याद करो 8 वाला नाम लिखते थे, सफिक्स 8 लगा देते थे। फेरेट, अर्जेंटेट, मैंगनेट, प्लम्बेट, स्टैनेट, ऐसे करके बहुत सारी चीजें लिखी थी। अगर मान लो सेंट्रल मेटल एटम कॉम्प्लेक्स केटाइन में है तो मैंने बोला था सिंपल नाम लिख देना है, जो भी पीरियोडिक टेबल का नाम हो वो लिख देना है। सिल्वर, आयरन, नॉर्मल जो भी नाम होता है वो लिख देना है। तो आफ्टर लिगेंड नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज रिटन। उसके बाद सबसे लास्ट में क्या करना होता है? एट लास्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर को लिखना होता है। वो भी किस लैंग्वेज में? ऑक्सीडेशन नंबर वो भी रोमन के अंदर, रोमन इन पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस क्या होता है? छोटा वाला ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट को पैरेंथेसिस बोला जाता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे रोमन में, वो भी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। सबसे पहले केटाइन लिखना है, फिर एनाइन लिखना है। कोई भी पार्ट कॉम्प्लेक्स आ जाए तो एलसीओ फॉलो कर लो। अब मैंने आपको बताया, अच्छा लिगेंड का नाम लिखना हमने सीख लिया है। लिगेंड जब पढ़ा रहे थे तो वहां पे नाम लिखना सीखा था कि एनाइनिक लिगेंड का नाम कैसे होता है, लास्ट वाले ई को ओ में बदल दो। केटाइनिक लिगेंड का नाम कैसे लिखते थे? ई हम जोड़ दे रहे थे, है ना। न्यूट्रल लिगेंड का नाम कैसे लिख रहे थे? नॉर्मल नाम, नॉर्मल। वाटर को क्या लिख रहे थे? एक्वा। अमाइन को क्या लिख रहे थे? AMMINE। तो लिगेंड का नाम हमने लिखना सीख लिया है। हमें अभी सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना सीखना है। तो मान लो सेंट्रल मेटल एटम इज इन, इफ सेंट्रल मेटल एटम इज इन कॉम्प्लेक्स एनाइन। अगर कॉम्प्लेक्स एनाइन में है तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम किस तरह से लिखते हैं? एंड्स विथ, किससे एंड करता है? 8। ये कल हमने पढ़ा है ना, एंड्स विथ 8। और अगर सेंट्रल मेटल एटम कॉम्प्लेक्स केटाइन में है, इफ सेंट्रल मेटल एटम इज इन कॉम्प्लेक्स केटाइन, तो हमने लिखा है कि नॉर्मल नेम इज रिटन, है ना। नॉर्मल नेम ऑफ पीरियोडिक टेबल इज यूज्ड। ये हमने कल यहां ये देख लिया था, ठीक है। रूल 1, रूल 2। रूल 1 है केटाइन पहले फिर एनाइन। कोई भी पार्ट कॉम्प्लेक्स आ जाए तो एलसीओ, एलसीओ में पहले लिगेंड फिर सेंट्रल मेटल एटम फिर ऑक्सीडेशन नंबर। 2 रूल ये हो गया। तीसरा रूल आपके पास आ रहा है, थर्ड रूल, कि अगर मान लीजिए लिगेंड के पास लिगेंड एक से ज्यादा हो, अगर मान लीजिए एक से ज्यादा लिगेंड हो, जैसे हमने देखा है ये यहां पे देखो 6 लिगेंड है, यहां पे भी 4 लिगेंड है। तो अगर एक से ज्यादा लिगेंड हो उस केस में हम 2 लिगेंड के लिए क्या यूज करते हो? डाई ट्राई। इफ मोर देन 1 लिगेंड प्रेजेंट, अगर एक से ज्यादा लिगेंड आपका प्रेजेंट होगा तो 2 लिगेंड के लिए आप क्या यूज करोगे? डाई। 3 के लिए यूज करोगे ट्राई, और 4 के लिए यूज करोगे टेट्रा। 5 के लिए यूज करोगे आप पेंटा, और 6 के लिए आप यूज करोगे हेक्सा एंड हेक्सा, और 7 के लिए हेप्टा। नहीं नहीं, 7 के बाद 8 के लिए ऑक्टा। 8 से ज्यादा वाले आपके पास सिलेबस में नहीं है। अगर एक से ज्यादा लिगेंड आ जाए तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा ऐसा आप यूज करोगे। अगर मान लो लिगेंड के नाम में पहले से डाई ट्राई है, अगर लिगेंड के नाम में ही पहले से डाई ट्राई है तो 2 बार डाई डाई थोड़ी यूज करोगे, 2 बार ट्राई थोड़ी यूज करोगे। तो इफ लिगेंड नेम ऑलरेडी कंटेन्स डाई ट्राई, जैसे आपने इथाइलिन डायमाइन पढ़ा है, उसमें ऑलरेडी डाई है। ईडीटीए में ऑलरेडी डाई आ रहा है, डीएमजी में ऑलरेडी डाई आ रहा है, ट्राई ईएन पढ़ा है उसमें ट्राई आ रहा है। तो ऐसे नाम, इफ लिगेंड नेम ऑलरेडी कंटेन्स डाई ट्राई, ऑलरेडी कंटेन्स डाई स्लैश ट्राई, तो फिर आप 2 के लिए डाई ना यूज करके बिस और ट्रेस, 2 3 के बाद ज्यादा आएगा नहीं आपके पास,
टेट्राकिस और पेंटाकिस। मजा आ गया आपको? बहुत बढ़िया। बहुत इतनी छोटी छोटी चीजों में खुश नहीं होते। अब देखो ये हो गया इफ मोर देन वन लिगेंड प्रेजेंट, तो आपके पास ये हो गया। रूल नंबर 4 क्या था? रूल नंबर 4, इफ मोर देन वन लिगेंड हो गया, फिर एक रूल वो था कि जब आप केटाइन और एनाइन का नाम लिखोगे तो एक स्पेस दे दोगे। एक रूल ये था, तो उसको भी लिख लीजिए, स्पेस इज गिवन, ए स्पेस इज गिवन। ये आईयूपीएससी का रूल है, तो हमें पढ़ना है, स्पेस देना है बिटवीन नेम ऑफ केटाइन एंड नेम ऑफ एनाइन। सारे रूल कवर हो गए? कौन सा? ये लिख दिया ना। सेंट्रल मेटल एटम कॉम्प्लेक्स एनाइन में है तो 8 सफिक्स, कॉम्प्लेक्स केटाइन में है तो नॉर्मल। ठीक है, ये हमने आपको कल यहां तक पढ़ा के टाटा बाय बाय कर दिया था। आज इसके बाद हमें कवर करना है। आज हमें एक्चुअल सीखना है कि कैसे हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। अब आप बोर्ड पे ही नजरें अपने टिकाए रखिए। मान लो आपके पास ये एग्जांपल दिया गया है, मान लीजिए आपके पास ये नोमेनक्लेचर है। बोर्ड पे देखिए, सबसे पहले रूल नंबर 1 याद करना है। क्या रूल था कि पहले केटाइन का नाम लिखना है, फिर एनाइन का नाम लिखना है। आ जाओ, क्या यहां पे आप देख रहे हो ब्रैकेट के बाहर +4 चार्ज पड़ा है और ब्रैकेट के ऊपर -4। बढ़िया। तो सबसे पहले आपको केटाइन का, अब हमने बताया है ब्रैकेट के बाहर नंबर नहीं लिखते हैं, केवल नाम लिखते हैं। तो इसका नाम सबसे पहले क्या आ जाएगा? पोटेशियम। टेट्रा पोटेशियम नहीं होगा, इसका नाम होगा पोटेशियम। क्या ये केटाइन का नाम हो गया? अब हमें स्पेस देना है, फिर एनाइन का नाम लिखना है। एनाइन के बारे में पता चला कि ये क्या है आपके सामने? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स है तो क्या लगेगा? LCO। एल समझते हैं, कितने लिगेंड है? 6। 6 के लिए क्या यूज करेंगे? हेक्सा। तो स्पेस देके सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, क्या आ जाएगा? हेक्सा। हेक्सा। अब लिगेंड का नाम लिखो, या तो सियानिडो लिखो या सियानो लिखो, दोनों में से कोई भी चलेगा। तो हेक्सा सियानिडो लिखो, दोनों में से कोई भी चलेगा। पोटेशियम हेक्सा सियानिडो या हेक्सा सियानो। चलो लिगेंड का नाम कंप्लीट हो गया। अब लिगेंड के बाद क्या लिखते हैं? सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम में Fe पड़ा है। अब फेरेट होगा कि आयरन होगा? क्योंकि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में है तो क्या 8 लगेगा? नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के लिए सेंट्रल मेटल एटम के नाम में हम लोग लिखेंगे 8 कॉम्प्लेक्स। तो फेरेट आ गया, तो L हो गया, C हो गया। अब क्या लिखना है? O। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहां पे? ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल लो, +2 आ रहा है। और ऑक्सीडेशन नंबर को पैरेंथेसिस में लिखना है, वो भी रोमन के अंदर। हो गया, दिस इज द नेम, खत्म। सबसे पहले केटाइन, फिर एनाइन। कोई भी कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट अगर आपके पास आ रहा है तो क्या लगाना है आपके पास? LCO। जैसे इस वाले केस में आते हैं। इस वाले केस में भी देखो, ब्रैकेट के बाहर क्या प्लस चार्ज दिख रहा है? +2। तो ब्रैकेट के ऊपर क्या आ जाएगा? -2। हमें केटाइन एनाइन का पता लग गया। सबसे पहले केटाइन का नाम लिखेंगे। डाई पोटेशियम लिखूं या पोटेशियम लिख दूं? ओनली पोटेशियम। तो यहां पे भी आ जाएगा आपके पास पोटेशियम। आ गया। नेक्स्ट, पोटेशियम के बाद अब आ जाओ, स्क्वायर ब्रैकेट है। स्क्वायर ब्रैकेट के लिए हमेशा क्या रूल फॉलो करना है? LCO। सबसे पहले लिगेंड देखो, क्या लिगेंड आपके पास दिख रहा है? एक है या एक से ज्यादा है? क्या यूज करेंगे? 4 के लिए क्या हम लोग टेट्रा यूज करते हैं? तो आ जाएगा टेट्रा। अब 2 नाम है इसका, या तो आयोडाइडो लिख दो या तो आयोडो लिख दो, दोनों चलेगा। जैसे सियानिडो और सियानो चलता है, वैसे ही यहां पे आयोडाइडो या आयोडो दोनों चलता है। ठीक है, तो लिगेंड का नाम हो गया। लिगेंड के बाद किसका नाम लिखोगे? सेंट्रल मेटल एटम। मरकरी या मर्क्यूरेट? क्योंकि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है इसलिए 8 आएगा, तो मरकरी ना होके क्या हो जाएगा? मर्क्यूरेट। आप इसका रोमन लेटर्स में सेंट्रल मेटल एटम बता दो। क्या 2 आ रहा है? तो इसका 2 यहां पे लिख देंगे, नाम आ गया इसका, आईयूपीएसी खत्म। बहुत सिंपल है। जितने रूल पढ़ोगे, अच्छा एनसीईआरटी अगर पढ़ भी लिया गलती से तो गलत हो जाएगा, तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी रूल्स दिए हुए हैं।
आपको रूल थोड़ी पूछेगा एग्जाम में, आपको तो एग्जाम में कॉम्प्लेक्स देगा और नाम लिखना है। अब ये थोड़ी बोलेगा कि मेरे रूल से ही करो, है ना, ये कोई नहीं पूछता कि मेरे रूल से ही करके आंसर लाना है। आप किसी से भी आंसर लेके आओ, ये 5 लाइन से पूरा यूपीएससी खत्म हो जाता है, इसके आगे कोई पढ़ना नहीं है। अब इसमें देख लो, जैसे क्या यहां पे ब्रैकेट के बाहर +3 पड़ा है और सामने क्या -3 पड़ा हुआ है, केटाइन एनाइन पहचान में आ गया। ब्रैकेट के बाहर केवल नाम लिखना है, नंबर नहीं लिखना है। क्या यहां पे ट्राई पोटेशियम या पोटेशियम, पोटेशियम कॉम्प्लेक्स, सॉरी केटाइन का नाम हो गया, शांत, केटाइन का नाम हो गया। अब एनाइन का नाम लिखने जा रहे हैं। एनाइन का नाम, एनाइन कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है तो क्या लगेगा, एलसीओ। सबसे पहले लिगेंड सोचो, लिगेंड का नाम मैं सियानो लिखूं या हेक्सा सियानो लिखूं, हेक्सा सियानो लिख दूंगा, सियानिडो होगा सियानो होगा दोनों ही चलेगा, ऊपर वाले में सियानिडो लिख दिया तो यहां सियानो लिख, ठीक है, हेक्सा सियानो। उसके बाद लिगेंड का नाम हो गया, फिर किसका नाम है, सेंट्रल मेटल एटम। आयरन लिखूं या फेरेट लिखूं, फेरेट आएगा बिकॉज यहां पे कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में 8 लिखते हैं। अच्छा फेरेट हो गया। चार्ज कितना आएगा, +2 +3, क्या यहां पे +3 आ रहा है, तो यहां पे रोमन लैंग्वेज में आप पैरेंथेसिस के अंदर लिख दो। हो गया, आसान है। चलो अब देखो यहां पे अगेन इस वाले क्वेश्चन में अगेन आपको प्लस माइनस बस कर लो। क्या बाहर आपको +3 दिख रहा है, सामने -3 दिख रहा है, केटाइन एनाइन पहचान में आ गया। अब सबसे पहले केटाइन लिख दो, ट्राई सोडियम या सोडियम, ओनली सोडियम। ब्रैकेट के बाहर नंबर नहीं लिखते हैं, केवल नाम लिखते हैं, तो सोडियम आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर चलो, हेक्सा फ्लोरो या हेक्सा फ्लोराइडो, दोनों भाई, फ्लोरो फ्लोराइडो दोनों हो सकता है, हेक्सा फ्लोरो या हेक्सा फ्लोराइडो कोई भी चलेगा। तो आपके पास हेक्सा फ्लोराइडो आ गया, लिगेंड हो गया सबसे पहले, एल हो गया, एल के बाद क्या लगाना है, सी। सेंट्रल मेटल एटम में एल्यूमिनियम आएगा, एल्यूमिनेट आएगा, एल्यूमिनेट आएगा, तो आपके सामने एल्यूमिनेट जोड़ दो। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर 3 दिख रहा है क्या आपको, तो ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में 3 दिख जाएगा। स्पेस केवल और केवल केटाइन और एनाइन के नाम में आता है, बाकी कहीं भी स्पेस नहीं देना है। केटाइन और एनाइन को सेपरेट करने के लिए आप स्पेस देते हो, बाकी किसी भी तरह की कोई स्पेस नहीं आएगी। जैसे यहां पे NaBH4 की बात करो, तो क्या यहां पे सोडियम +1 में दिख रहा है और BH4 -1 में दिख रहा है। नाम सबसे पहले लिखेंगे केटाइन का, ब्रैकेट के बाहर है, केवल नाम लिख देंगे, काम हो जाएगा। ये सोडियम हो गया, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर जाओ, ब्रैकेट के अंदर क्या ये आपके पास टेट्राहाइड्राइडो दिख रहा है, क्या आपके ब्रैकेट के अंदर आपके पास टेट्राहाइड्राइडो दिख रहा है, टेट्राहाइड्राइडो, ओके, टेट्राहाइड्राइडो हो गया। बोरोन होगा कि बोरेट होगा, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स की वजह से ये आ जाएगा आपके पास बोरेट। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर बता दो, 3, ऑक्सीडेशन नंबर बता दो 3। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर माइनस नहीं आएगा, वैसे ऑक्सीडेशन नंबर माइनस आता है, पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर माइनस कभी नहीं आएगा। रीजन मेटल है ना, सेंट्रल मेटल एटम है वो, मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन ले थोड़ी सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करता है, प्लस आएगा। जैसे यहां पे आओ, LiAlH4 में क्या लिथियम पे +1 दिख रहा है, यहां पे -1 दिख रहा है। अब देख लो, ब्रैकेट के बाहर है, केवल नाम लिखा जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास लिथियम, लिथियम। क्या इसका नाम LCO से होगा, टेट्राहाइड्राइडो, लिख दो इसका भी टेट्राहाइड्राइडो। उसके बाद टेट्राहाइड्राइडो, एल्यूमिनियम होगा या एल्यूमिनेट होगा, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होने की वजह से एल्यूमिनेट होगा। ऑक्सीडेशन नंबर +1 या +3, +3। ये आप ऑर्गेनिक के अंदर भी पढ़ते हो, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है LiAlH4, है ना, उसको कॉमन नेम में बोला जाता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, LAH, कॉमनली उसको ऐसे बोल दिया जाता है। बट IUPAC के हिसाब से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स अगर है तो ये नेम होगा उसका। ये देखो थोड़ा सा अच्छा है, इसमें थोड़ा सब्सक्रिप्ट वगैरह लग गया, CA3 हो गया है,
अभी तक जितने भी मेटल थे सब एक एक थे, यहां पे 3 कैल्शियम आ गया है। कल भी इस टाइप का क्वेश्चन कराया था। देखो जैसे मान लो आपके सामने MgCl2 लिखा जाता है, तो MgCl2 लिखने का मतलब क्या होता है? आपके पास Mg+2 होगा और 2Cl- होगा, यही तो होगा भाई। Cl2 का मतलब 2 क्लोरीन माइनस है। जैसे मान लो आपके सामने मैं लिख रहा हूं CaOH होल ट्वाइस, तो CaOH होल ट्वाइस का मतलब है कैल्शियम+2 है और 2OH- होगा, यही होगा। यहां भी उसका मतलब वही है। Ca3 का मतलब 3 कैल्शियम है, Ca3 का मतलब 3 कैल्शियम+2 में है ना, 3 कैल्शियम+2 में पाया जा रहा है। और ये वाले देखो, ये ब्रैकेट होल ट्वाइस है, यानी कि 2 ब्रैकेट के मॉलिक्यूल है, FeCN होल 6, 2 ब्रैकेट के मॉलिक्यूल है FeCN होल 6। और यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास? यहां पे देखोगे ध्यान से, क्या ये +6 हो रहा है टोटल चार्ज? टोटल चार्ज +6 है, तो यहां भी -6 होना पड़ेगा। तो 2 मॉलिक्यूल है, तो क्या यहां पे मैं -3 लिख दूं? आया समझ में? दोबारा बताऊं, दोबारा देखो, आपके पास Ca3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 कैल्शियम प्रेजेंट है। कैल्शियम ग्रुप 2 का है, यानी कि 1 पे +2 होगा, 3 पे कितना हो गया? +6। तो अगर केटाइन पे +6 है तो एनाइन पे कितना होगा? -6। ओवरऑल न्यूट्रल होना है, तो कितने एनाइन है? 1 या 2? 2 एनाइन है, और 2 एनाइन है तो 1 पे कितना चार्ज आएगा? -3। टोटल पे -6 होना है, 2 एनाइन पे -6 होना है, तो 1 एनाइन पे कितना आएगा? -3। तो ओवरऑल अब वो बैलेंस है। अब नाम लिख सकते हैं आप, 3 और 2 को भूल जाइए, अब नाम लिख दो सिंपल। नाम क्या होगा इसका? सबसे पहले नाम क्या लिखो? कैल्शियम, लिख दिया कैल्शियम। हेक्सा सियानो आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स का नाम, कॉम्प्लेक्स के नाम में सबसे पहले लिगेंड, लिगेंड कितना है? हेक्सा, और सियानो या सियानिडो कुछ भी लिख दो। फेरेट या आयरन? आयरन या फेरेट? फेरेट होगा, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, 3 आ रहा है, -3 - -6, 3 आ रहा है। हो गया आपके पास 5 का ऑक्सीडेशन नंबर, 3 तो आएगा। अच्छा ओके, 4 आएगा क्या? ये हाइड्राइड है, H-1 है ये हाइड्राइड है, H- है ये। लिगेंड H+ कभी नहीं हो सकता। लिगेंड हमेशा डोनर होते हैं, वो हमेशा माइनस या लोन पेयर वाले होंगे, ठीक है ना, तो वो H- है, इसीलिए आएगा -1 -4, ओवरऑल +3 आ जाएगा। इस वाले को करो, अब नेक्स्ट वाले को। क्या इसमें 2 सोडियम दिख रहा है? तो मैं लिख दूं इसको 2Na+, 2Na+ आ गया है। अब एक ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ZnOH होल 4 माइनस। अब ZnOH होल 4 पे -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, कितना आएगा? क्योंकि बाहर कितना प्रेजेंट है? +2, तो न्यूट्रल करने के लिए कितना आएगा? -2। सिंपल। अब नाम लिख दो, सबसे पहले किसका नाम आएगा? सोडियम, सोडियम आ गया। फिर कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने के आए, कॉम्प्लेक्स के नाम में सबसे पहले क्या लिखते हैं? लिगेंड। लिगेंड क्या है? हाइड्रोक्साइडो। तो क्या आपके सामने 4 के लिए टेट्रा लिख दूं और OH के लिए आपके पास हाइड्रोक्साइडो लिख दूं? OH के लिए आपके सामने हाइड्रोक्साइडो, तो OH होल 4 आ गया। उसके बाद आ जाओ, जिंक लिखूं या जिंकेट? जिंकेट आएगा, तो दिस विल बी जिंकेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है? -2 - -4, यानी कि 2। मतलब 2 ब्रैकेट वाले से ना दिमाग में कर लो, तो ब्रैकेट के ऊपर का चार्ज -2 है, लिगेंड का चार्ज -4 है, -2 - -4, आंसर 2 आ जाएगा। नहीं हो रहा है तो कॉपी पे लिख के कर लो, तब हो जाएगा। तो LCO रूल आसान है, NCERT वाले से तो आसानी है। नेक्स्ट यहां पे आ जाओ। अगेन आपके पास ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया, एक से ज्यादा लिगेंड है। अब एक से ज्यादा लिगेंड है, तो सबसे पहले इसको तोड़ लो। तोड़ोगे तो यहां पे +2 दिख रहा होगा,
और यहां पे -2 दिख रहा होगा, ये तो क्लियर है। चलो नेक्स्ट, अब डायरेक्ट नाम लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या नाम लिखेंगे केटाइन का, पोटेशियम या डाई पोटेशियम, पोटेशियम नाम आ जाएगा, अच्छी बात है। अब स्पेस दे देंगे, फिर कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले क्या लिगेंड का नाम लिखते हैं। अब लिगेंड देखो, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, आयोडीन भी है, हाइड्रोक्साइडो भी है। क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, हाइड्रोक्साइडो, 4 लिगेंड हैं अल्फाबेटिकल। सबसे पहले कौन आएगा, ब्रोमाइडो आ गया, तो आपके सामने ब्रोमाइडो, और ब्रोमाइडो एक ही है तो डाई ट्राई लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा ब्रोमाइडो। उसके बाद सी, बी के बाद सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्लोराइड, ब्रोमाइडो क्लोराइड। उसके बाद हाइड्रोक्साइडो या आयोडाइडो, एच आएगा, एच यानी कि आपके सामने आ जाएगा हाइड्रोक्साइडो। हाइड्रोक्साइडो के बाद फिर आपके पास आई आएगा, आई का मतलब आयोडाइडो। सारे लिगेंड आ गए आपके पास अल्फाबेटिकल रूल में। एल हो गया, एल के बाद क्या लिखना है, सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम पैलेडियम लिखूं या पैलेडेट लिखूं, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो 8 सफिक्स वाला नाम लिखेंगे, पैलेडेट। अब इसका जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर -1 -1 ये 4 आ रहा है क्या, 1 2 3 4, हाँ तो 4 आ रहा है, तो आपके पास -2 -4 दैट मींस प्लस। तो अगर एक से ज्यादा लिगेंड भी है तो आप देख सकते हैं कितना आसान से नाम हो जाएगा। नीचे वाले में देखो, नीचे वाले में जब आपने पता किया तो सबसे पहले बेटा आपके पास +3 आ रहा है, सबसे पहले आपके पास यहां पे +3 आ रहा है और यहां -3 आ रहा है। पहले नाम किसका लिखते हैं, केटाइन का या एनाइन का, केटाइन, और केटाइन ही कॉम्प्लेक्स है, तो आइए पहले इसी में एलसीओ लग जाएगा। एलसीओ की मदद से क्या आपके पास, पहले तो ये क्लियर हो गया कि हेक्सा आएगा। वाटर का नाम H2O का नाम क्या होता है, एक्वा लिखवाया है। न्यूट्रल लिगेंड का नाम लिखवाया हुआ है हेक्सा एक्वा, ठीक है, हेक्सा एक्वा हो गया। चलिए उसके बाद लिगेंड का नाम हो गया, फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखोगे, एल्यूमिनियम या एल्यूमिनेट, अब एल्यूमिनियम आएगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स केटाइन है। अभी तक कॉम्प्लेक्स एनाइन वाले केस कर रहे थे तो उसमें सेंट्रल मेटल एटम में 8 लगा रहे थे, अब ये कॉम्प्लेक्स केटाइन है तो सेंट्रल मेटल एटम में 8 नहीं लगेगा, क्या लगेगा, एल्यूमिनियम। तो हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम हो गया, एल हो गया, सी हो गया। फिर ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, 3, 3 -0 दैट मींस 3। तो ये आपका केटाइन का नाम हो गया। अब एनाइन का नाम लिखो, ट्राइक्लोराइड या क्लोराइड, सिंपल क्लोराइड, इट स्पेस देके सिंपली आप क्या लिख दोगे, क्लोराइड, बस खत्म। एलसीओ लगाना है, एलसीओ से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। यहां आ जाओ, यहां पे भी क्या -2 ब्रैकेट के बाहर दिख रहा है और ब्रैकेट के ऊपर क्या दिख रहा है, +2। बोर्ड पे देखो ये +2 मिल रहा है तो कॉम्प्लेक्स ही केटाइन है, तो एलसीओ पहले ही लगाना पड़ेगा, लगा दो एलसीओ। यहां पे एक्वा है, अमाइन है, पहले कौन आएगा, एक्वा है, अमाइन है, तो देखो ये भी ए से स्टार्ट हो रहा है और इसको स्पेलिंग याद करने के लिए बोला था, AMMI नहीं होता है। पहला वाला तो सेम है, अब दूसरा लेटर कंपेयर करो, क्यू होगा कि एम, एम पहले आता है, तो आपके पास सबसे पहले लिगेंड का नाम आएगा पेंटामाइन, फिर लिगेंड का नाम आएगा डाई एक्वा। डाई ट्राई इज नेवर कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ना ऑर्गेनिक में ना यहां पे, ठीक है। यहां पे आ जाएगा आपके पास पेंटामाइन और फिर क्या आ जाएगा, डाई एक्वा। तो लिख दो लिगेंड का नाम सबसे पहले आ जाएगा पेंटामाइन, स्पेलिंग याद रखेंगे AMMINE, और फिर आपके पास होता है डाई एक्वा, पेंटामाइन डाई एक्वा, सारे लिगेंड का नाम आ गए। लिगेंड के बाद किसका नाम आएगा, सेंट्रल मेटल एटम, आयरन लिखूं या फेरेट लिखूं, आयरन लिखूं या फेरेट लिखूं, आयरन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स केटाइन है और केटाइन के लिए हम लोग आयरन यूज करते हैं, और आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 2। कॉम्प्लेक्स केटाइन का नाम हो गया। अब एनाइन का नाम लिख लो सिंपली, डाई क्लोराइड या क्लोराइड, क्लोराइड सिंपल।
तो ये कैसे भी नोमेनक्लेचर आपके पास आए आप कर जाओगे, सिंपली एलसीओ रूल। हाइपोथेटिकल मान लो, वैसे ये 4 होता है, हाइपोथेटिकल केस मान लो। हो गया नोमेनक्लेचर? हो गया यहां तक? हाँ, आ रहे हैं, उस एग्जांपल्स पे आ रहे हैं, अभी इतने ही और एग्जांपल्स हैं। Base trace will be considered for alphabetical, अभी आ रहे हैं। इसके बाद आपके पास आता है वर्नर्स थ्योरी। नोमेनक्लेचर के बाद बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है, अगेन उन्होंने बहुत ही आलसी की तरह काम किया है, 4 लाइन दे दिया है, उस पर पूरी वर्नर्स थ्योरी है। वर्नर्स थ्योरी से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास, और क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले कर जाओगे, ये मेरा भरोसा है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक चलता है उसमें, उसके क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से चलते हैं। तो वर्नर बहुत आसान है, घमासान चालू होगा वीबीटी से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, फिर चालू होगा आपका। अभी तक जितनी बार भी क्वेश्चन आए, ये कौन है? मैं मोबाइल चेक कर लूं? मिलोगे तो क्या हालत होगा तुम समझ रहे हो? बेटा मैं आपको सोच रहा हूं कि अच्छे से कोर्स करा के निकल लूं, लेकिन तुम सोच रहे हो कि कुछ और ही चाहिए। इसके बाद से अगर हुआ एक बार भी फर्जी चीजें, तो ध्यान रखना फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, और मैं प्रूव करता हूं जो बोलता हूं। मेरे लिए बहुत आसान है, अभी तुम्हारा मोबाइल रखवा के अभी निकाल लूं कि किसका पेयर्ड है। चलो नेक्स्ट, यहां तक हो गया? हो गया ना? आपके पी ब्लॉक वाले चैप्टर से काफी चीजें डिलीट हो गई है, काफी चीजें डिलीट हो गई है ना? पी ब्लॉक जो पहले 18 लेक्चर का हुआ करता था एक टाइम पे, है ना? 18 तो कहने के होते थे, मैं बढ़ा उड़ा के 20-22 कर देता था, ठीक है? तो अब वो 7 to 8 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद डीएनएफ ब्लॉक होगा, वो 5 लेक्चर्स का टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है? डीएनएफ ब्लॉक इज अ 5 लेक्चर टॉपिक, बहुत होगा तो 6 लेक्चर लगेगा, ठीक है? बट उसके बाद पी ब्लॉक बहुत छोटा हो गया आपका, ठीक है? बहुत ही, मतलब उसमें सारे कंपाउंड्स आपके हटा दिए गए, ठीक है? एक तो नई एनसीईआरटी में नहीं है पहली बात तो, बट सिलेबस में है, ठीक है? एक और मतलब कल आ गया है, इकोनॉमिक टाइम्स में कुछ छप गया, धर्मेंद्र प्रधान ने कुछ बोल दिया,
उसकी इंटरप्रिटेशन गलत निकाल रहे हैं, वो है कुछ और, अब वो मामला चल गया है व्यूज पे। तो व्यूज पे जब भी मामला जाता है तो मामला आपके सामने फैब्रिकेट होके आ जाता है। कोई भी एज लिमिट की बात नहीं हुई है, कोई भी एग्जामिनेशन में कितने अटेम्प्ट होंगे उस पर भी कोई बात नहीं हुई है, वो जैसा था वैसा ही रहेगा, राइट। आप डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पे देखोगे तो वहां पे अलग अलग इंटरप्रिटेशन करके, मतलब आम है और बता कुछ और रहे, घोड़ा और उधर शुरू कर दिए, लिखा कुछ और है और उसकी इंग्लिश क्यों ऐसी तैसी करके ना कुछ और बता दिया एज लिमिट होने वाला है 2025 से लग रहा है। जो बच्चा अच्छा वाला पढ़ रहा है वो पैनिक में आ जाएगा और वो पढ़ना बंद कर देगा। तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है। खैर, एक एक चीज है कि आपका जो सेक्शन बी है वो हटेगा फॉर श्योर, सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा फॉर श्योर, एज लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा वो भी श्योर है, अटेम्प्ट्स का लिमिट लग सकता है बट नॉट इन 25, इन 26, और अटेम्प्ट्स की लिमिट भी 5 है, उससे ज्यादा आपको देना नहीं चाहिए। मुझे ये पर्सनली लगता है कि शायद मैं अच्छा ही सोचता हूं, है ना। 5 के बाद अब क्या करोगे देके, 5 में नहीं हुआ तो छठे में क्या, फिर वो यूट्यूब वीडियोस बनना बंद हो जाएगा कि 8 बार में हमने वो किया है। और मुझे लगता है क्यों किया फिर, अगर आप 8 बार में कर रहे हैं, थोड़ा सोचो, मैथमेटिक्स करो थोड़ा सा अपने लाइफ का, तो 16 साल में आप 12th किए होंगे, मान के चलता हूं मिनिमम, करने वाले तो 25 साल में भी करेंगे, उसमें कोई रोक टोक थोड़ी है, लेकिन 16 साल 17 साल में आप करते हो, 8 साल में आपने निकाला है, तो 25 साल में आप जाके कॉलेज में पढ़ रहे हो, जहां पे आपको कमाना स्टार्ट कर देना चाहिए था। 30 साल में जब बाल वाल नहीं रहेंगे, 30.5 साल में, तब आप एमबीबीएस की डिग्री लेके रखोगे, ठीक है। और उसके बाद अगर एमडी करना पड़ गया तो 35 साल है, फिर मरी जाओ ना, फिर क्या मतलब आ रहा है ये सब करने का। फिर उसके बाद तो आदमी इंतजार करने लगता है कि 35 हो गया, 15 साल में तो बस खत्म ही है मामला। आजकल 50-60 से ज्यादा जी कौन रहा है, तो ना जी रहे लोग, तो तुम फिर गांव में रहो। टाइम, हाँ हाँ, 20 मिनट नहीं मिलेगा, जो पहले 20 मिनट था वो नहीं मिलेगा, ऑब्वियस है। 20 मिनट क्यों मिल रहा था, सेक्शन बी की वजह से, सेक्शन बी हट गया तो 20 मिनट हट गया, सिंपल है। लेकिन इसका एज लिमिट और उससे कोई रिलेशन नहीं है। जो कल आपका आर्टिकल आया है उसमें बस एक बात लिखी गई है कि फेयर मींस से कराने के लिए जो भी स्टेप्स लिए जाएंगे वो जनवरी से लिए जाएंगे। फेयर मींस का मतलब चीटिंग, स्कैम, ग्रेस मार्क्स, ये सब अपने मन से जो एनटीए वाले दे रहे थे कि चलो इस बच्चों का टाइम कम हुआ है ग्रेस दे दो, अब वो सब नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कुछ फेयर मींस को अडॉप्ट किया गया है। प्राइवेट स्कूल्स में आपका एनटीए का पेपर नहीं होगा, है ना, गवर्नमेंट स्कूल्स में होगा, या फिर जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, वहां पे होगा, रादर देन प्राइवेट स्कूल्स। क्या फर्क पड़ा आपकी जिंदगी में, आपको तो वही ऑटोस पकड़ के और जाना है ना, तो आपकी जिंदगी में कोई बहुत खास फर्क पड़ा नहीं। उन्होंने बोला है कि पहले हम कुरियर के थ्रू या बॉक्स में वो भेजते थे आपके लिए क्वेश्चन पेपर्स, तो रास्ते में मिस हैंडलिंग हो जाती थी, कोई भी निकाल सकता है, बैंक में रखते थे कोई भी निकाल सकता है। अब ऐसा हुआ है कि सेंटर पर ही प्रिंट करने का सिस्टम रहेगा, राइट। और सेंटर पे ही मान लीजिए 2 बजे से एग्जाम है और इजी हो गया दोनों। मान लो एक सेंटर पे कितना 1000 बच्चा होगा, मैक्सिमम 1000 बच्चों का सेंटर बनाएंगे, जहां बड़ा स्कूल है वहां 1500 हो जाएगा, तो 1000 बच्चों का एग्जाम करना है तो 1000 क्वेश्चन पेपर प्रिंट करना है, तो बोल रहे हैं हम आपको 12 बजे पेपर देंगे, मतलब मान लो 2 बजे से आपका पेपर है ना, तो 12 बजे सेंटर वालों को पेपर मिलेगा, तो और वो भी डिजिटल। हाँ सर, आए सर, आओ सर, आओ। हेलो, चेक 1 चेक 2। इस बैच का नाम क्या बोलूं? मैंने बाहर तो कुछ और नाम सुना है इस बैच का, द एक्सपेरिमेंट बैच। तो चलो इसी से स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले आवाज नहीं जाती क्या यार?
वैसे आवाज आती है, रिकॉर्डिंग के लिए नहीं, आवाज आ रही है ना। हाँ ठीक, ये दिखावे के लिए ले। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है अपने अंदर का बच्चा बचाए रखना, जगाए रखना हमेशा, एंड दैट इज मोस्ट मोस्ट क्रिटिकल थिंग। सेकेंड थिंग जो मैं बोलूँगा, सबसे पहले आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यू गाइज हैव टू गो थ्रू लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। मैंने आपका एक वीडियो भी देखा था जब आप वहाँ तक चल के गए थे, है ना। तो मैं हर क्लास में पूछता हूँ, आपसे भी पूछूंगा, सबसे अच्छी चीज क्या लगती है आपको यहाँ पे वेदांतु में? बहुत कंप्लेंट्स तो आपने किया है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा चलो चलो ओके। मतलब मतलब टीचर्स में बोल देता हूँ, सबसे खराब क्या लगता है? मैनेजमेंट नहीं बोलना। चलो तो नाउ एक्चुअली मैं देखो, सबसे इम्पोर्टेंट देखो ये चीज समझना बहुत जरूरी है बच्चों कि एक्चुअली ना डिफरेंस बहुत ज्यादा होता नहीं है। मैं अभी बाकी बैचेस में भी ये बोल रहा था, इट्स नॉट अबाउट टीचर एंड मैनेजमेंट। आई थिंक छोटी छोटी चीजें हैं, हम सब मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। मेरी गलती है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि बहुत सारे लोग यहाँ पे एम्पावर्ड नहीं है टू टेक डिसीजन एंड टेक कॉल्स, जो इसी जगह पे कॉल खुद ले सकते हैं। आप एक्चुअली दूर बैठ के बहुत सारे सोल्यूशन नहीं होते। एंड आई नो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपने अश्वनी को भी मेंशन किए हैं, एंड अश्वनी इज माय आईज एंड ईयर्स, एंड व्हाटएवर जो आपने लिखवाया है वो उसमें ऑलमोस्ट 60% चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% चीज़ें सॉल्व होंगी, क्योंकि 100% चीज़ें तो कभी सॉल्व होती नहीं है। वी स्टार्टेड वेरी लेट, पटना सेंटर नहीं करते करते भी हमने कर लिया इस साल, बिकॉज जिद थी कुछ लोगों की, ठीक है, क्या हमें पटना करना ही करना है। एंड एक्चुअली कोई भी सेंटर जब आप शुरू करते हो आपको 6 महीने चाहिए होते हैं तैयारी के लिए। हमारे बाकी सारे सेंटर्स 21 सेंटर्स और हैं पटना के अलावा, एंड दे ऑल स्टार्टेड इन दिसंबर, जनवरी, नवंबर पिछले साल शुरू हुआ था। एंड इट इज़ नॉट कि हमें ऑफलाइन नहीं आता है, ऑफलाइन तो हमने अपनी करियर की शुरुआत ही ऑफलाइन से करी थी। 2006 में लक्ष्य चलाया है, वहाँ से 2 बार रैंक 1 दिया है आईआईटी जैसे एग्जाम में, 2017 2018 आप देख सकते हो, सर्वेश मेहतानी एंड प्रणव गोयल। 2018 में एम्स रैंक 1 लक्ष्य से आया था। जो एम्स का लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें रैंक 1 यहीं से आया था। पहला बैच जो मेडिकल का था उसमें 2 बच्चे एम्स गए थे, 7 रैंक 9 रैंक, जिसको मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री तो ऑर्गेनिक पढ़ रहा था मैंने उस बैच में, बट मैं ऑर्गेनिक का टीचर था, बट देन आई कन्वर्टेड इनटू फिजिक्स का टीचर। बट मैं ये सब कहानी इसलिए बता रहा हूँ बच्चों, क्योंकि एक्चुअली ना ये सब जो प्रॉब्लम्स हम बात करते हैं, अगर आपके टीचर्स अच्छे हैं, एंड आई अंडरस्टैंड देयर आर वन इशू जिससे आप जूझ रहे हो, उसका मैं सोल्यूशन इमीडिएटली ढूंढूंगा, एंड यू विल फाइंड दैट सोल्यूशन वेरी वेरी सून। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी चीज़ें यहाँ पढ़ाई जा रही है, टीचर मैटर करता है, कितना मैटर करता है आई वुड नॉट कमेंट ऑन दैट, वो आपके दिल की बात है। क्योंकि आज की तारीख में यूट्यूब पे, आज की तारीख में ऑनलाइन बैचेस में सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो अगर मैं पढ़ाई करना चाहूँ और शिद्दत से पढ़ाई करना चाहूँ तो मुझे टीचर हर जगह अवेलेबल है। चाहे वो फिजिक्स की बात करो, आप केमिस्ट्री की बात करो, फिर आप बोलोगे सर मैंने इतने पैसे क्यों दिए? इतने पैसे आपने टीचर्स के लिए नहीं दिए, फ्रैंकली बताऊँ, आपको भी नहीं पता आपने क्यों दिए, बट इतने पैसे आपने टीचर्स के लिए नहीं दिए, आपने कंटेंट के लिए नहीं दिए, आपने एक्चुअली डिसिप्लिन के लिए दिए। क्योंकि आप लोगों ने ऑनलाइन सबने पढ़ाई करी है, कुछ लोगों ने पिछले साल करी होगी, कुछ लोगों ने 2 साल पहले करी होगी, बट सबने ऑनलाइन तैयारी करी है। सबको एक चीज़ पता है कि ऑनलाइन करके डिसिप्लिन नहीं मेंटेन होता है। हम आज करते हैं, 2 दिन करते हैं, फिर तीसरे दिन हम गायब हो जाते हैं। हम एक्चुअली सुबह शिद्दत से उठते हैं, उठ के क्लास करने आते हैं, एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, और क्लास में जो होता है वो जाके हम घर पे करते हैं। हम एक्चुअली उसके लिए पैसा देते हैं, ये हम भूल जाते हैं। हम एक्चुअली फिर यहाँ आके बहुत सारी चीज़ें ढूंढने लगते हैं जो आपको हर जगह मिल जाएगी। 5,000 का कोर्स हम 50,000 में क्यों लेके बैठे हैं, ठीक है, या फिर 70,000 में क्यों लेके बैठे हैं? जस्ट बिकॉज कि शायद हमें डिसिप्लिन चाहिए और कोई एक मेंटर चाहिए जो दिन रात हमारे साथ लगा रहे, जो हमें पुश करता रहे, जो हमें बताता रहे कि बेटा तुम यहाँ पे इस जगह पे हो और तुमको ये करना चाहिए जिससे तुम्हारी रैंक आ जाए। शायद इसलिए हमने दिया पैसा, ताकि हमें कोई समझे। एंड आई थिंक मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अभी सैटरडे को मिला भी था बीटी सर से दिल्ली में, यहाँ पे नहीं, कि आप लोगों ना मेंटरशिप वाला जो समय है ना, देखो टीचिंग करते करते कई बार हम बहुत व्यस्त हो जाते हैं और हम यहाँ आके केवल ऑर्गेनिक की भाषा बोलते हैं, जबकि शायद
एज ए टीचर मेरे में आपके अंदर वो आग जलाने वाली चिंगारी जलाने वाली थी, क्योंकि आपके अंदर अगर चिंगारी जल गई तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं डराने वाला, वो तो हो जाएगा, वो तो आप कहीं से भी कर लोगे, लेकिन वो चिंगारी हर कोई नहीं जगा। और जिसने आपके अंदर चिंगारी जगा दी ना, तो ये प्रॉब्लम वाले सब छोटे दिखेंगे, बिल्कुल नहीं। यह पहला साल था हमारा, हमने जब शुरू किया, हमने गांव में शुरू किया था पढ़ाना। हमने जिस गांव में शुरू किया था उसका नाम था बरनाला, कोई नहीं जानता, पंजाब में एक पिंड बोलते हैं, वहाँ पे पिंड था, जिससे 30 बच्चे थे केवल हमारे पास, 12th के बच्चे थे। और वो बच्चे जो जिन्होंने कभी आईआईटी देखा नहीं था, सुना नहीं था आईआईटी के बारे में, और उनके कुछ दोस्त जो उसके स्कूल में अच्छे रहे होंगे, वो चले गए थे, कोटा पढ़ने चला गया था, कोई दिल्ली पढ़ने चला गया था, कोई चंडीगढ़ पढ़ने चला गया था। तो ये 30 बच्चे हमारे पास रुके थे। इन बच्चों को, और हम कौन थे, हम जस्ट आईआईटी से पास हुए थे, ग्रेजुएट हुए थे। ग्रेजुएट होकर कितना आता है, ऑर्गेनिक चला, मैं फिजिक्स पढ़ाना चाहता था, बट टॉस हुआ कि भाई सब्जेक्ट चुनेंगे, हम टॉस करते हैं, तो एक को फिजिक्स मिल गया, एक को मैथ मिल गया। हमने बोला केमिस्ट्री जो है 2 हिस्सों में बटेगी, एक फिजिकल इनऑर्गेनिक मिलेगा, हम 4 दोस्त थे, और एक ऑर्गेनिक मिलेगा। मेरे पल्ले ऑर्गेनिक पड़ा, तो मुझे ऑर्गेनिक पढ़ाना पड़ा। अब सोचो कि कॉलेज से निकले हुए हो, आपको कुछ ऑर्गेनिक नहीं आता है, आप क्लास में पढ़ाने जा रहे हो, आप सुबह सुबह उठ के जा रहे हो क्लास में पढ़ाने, कभी आर का एस बता देता था, एस का आर बता देता था, ठीक है, एटलीस्ट बीटी सर तो सही बताता है, बट एनीवेज, बट मैं ये करता था शुरू में, बहुत किया था, आर का एस, एस का आर बता दिया था, बच्चे सिखा देते थे कि यार सर देखो क्या बोल रहे हो आप, आर का एस बता रहे हो, जिसको पता था ऑर्गेनिक, जिसको नहीं पता था मैं बच जाता था। बट ऐसे करते कराते उस 30 बैच में से 11 बच्चों का आईआईटी में सिलेक्शन, ये इम्पोर्टेंट है। तो हमने ऐसा किया कि मैजिक कर दिया, क्या उसमें कंटेंट भी नहीं था, तो हमने सबको किताब पकड़ा दी, भाई एच वर्मा कर लेना, मैथ में आदि शर्मा कर लेना, और ये किताब कर लेना, ठीक है। केमिस्ट्री में मैं ऑर्गेनिक में एक एलजीवेट करके होती थी, मैंने एलजीवेट करवा दी थी बच्चों से कि खरीद लो, 30 बच्चों को एलजीवेट खरीदवा दिया था। और मैंने बोला था हम साथ साथ में करेंगे, तुमसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, हम साथ में बैठेंगे, मैं इंटरनेट खोलूंगा, सोल्यूशन दूंगा। पॉइंट ये है कि उस 30 बच्चों में सिलेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि शायद मैंने उन बच्चों को लिखा, नंबर 1 ये टैग नहीं किया कि ये बच्चे 100 नंबर ला रहे हैं, अभी आप लोग कोई 100 ला रहे हैं, तो टैग नहीं किया कि बच्चे नंबर क्या ला रहे हैं। दूसरा, उन बच्चों ने मेरे ऊपर विश्वास किया कि सर अगर पहुंचे आए थे, अगर सर कुछ बोल रहे हैं तो बात सही होगी, मैंने आपको फॉलो कर लिया। उन बच्चों ने फॉलो किया, और उसके बाद अगले साल ही मेरा पहला मेडिकल का बैच में 12 बच्चे आए थे। इंजीनियरिंग तो बनने लग गया था, इंजीनियरिंग में काफ़ी बच्चे आए थे, 250-300 बच्चे आए थे उस साल, और मेडिकल में 12 बच्चे आए थे सेकेंड बैच में, और 2007-2009, और उस 12 में से 2 बच्चों का मैं आज तक का मेरा बेस्ट मेडिकल बैच था। हर बच्चे को एमबीबीएस मिला, 11 को उसी साल मिला, एक को ड्रॉप करके मिला, और उसमें से 2 बच्चों को मिला था 7 रैंक और 9। 2 साल पढ़ाया था मैंने, उसमें फिजिक्स भी पढ़ाई थी, केमिस्ट्री भी पढ़ाया था मैंने, मतलब पढ़ाना पड़ा था, हमारे पास वो नहीं था, बैंडविड्थ नहीं था। नाउ ऐसा क्या था उस शहर में जहाँ पे कोई सिलेक्शन नहीं होता था, बच्चे भी करने लगे, उसका मतलब एक ही है, उन बच्चों के अंदर विश्वास हो गया, अंदर अगर जा सकता तो मैं भी कर सकता। और वो शुरुआत हुई थी हमारा आप पे विश्वास करना, आपका हम पे विश्वास करना। तो मैं यही कहूँगा, मैं यहाँ पे आपके सर है मैथ्स में जानते ही हैं, मैंने उनको भी बोला है कि कई बार क्या होता है, मेरे तक जब तक प्रॉब्लम आती है ना, वो 1 महीना हो जाता है, या 15 दिन हो जाता है, 20 दिन हो जाता है, जब तक मैं सोल्यूशन ढूंढता हूँ अगले 15 दिन हो जाता है। तो यहाँ पे अगर छोटी छोटी चीज़ें, टेस्ट नहीं मिला पाएंगे, या कंटेंट में आपको एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, एमआईटीएस चाहिए, ठीक है, जो एमआईटीएस ऑनलाइन किया आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब ऐसी छोटी चीज़ों के लिए अगर 1 महीना लग रहा है तो दिक्कत है ना। अगर उसी दिन सोल्यूशन मिल जाए और अगले दिन आपको चीज़ें मिल जाए, देखो सबका सोल्यूशन जो डिमांड करोगे उसमें ऑब्वियसली एकेडमिक चीज़ें मैं प्रॉमिस करता हूँ, एकेडमिक चीज़ें आपकी नहीं सकेंगी, एकेडमिक चीज़ें अच्छी होंगी, थोड़ी बहुत कमी है मुझे ट्रांजिशन टाइम में, क्योंकि आपको प्रॉमिस कुछ और हुआ था, यहाँ पे चीज़ें अलग हुई थी, एंड दैट इज वाई आई से आई सॉरी, सॉरी, बट जो चीज़ें मैं कर सकता हूँ आपकी कॉलेज में वो क्या है, ठीक है, मैं देखूंगा, मैं उसका आपका कुछ रहता है, दोनों जगह पे हमने ट्राई कर लिया, दोनों चीज़ ट्राई कर लिए हैं, और कुछ को कुछ टीचर पसंद है, कुछ को कुछ टीचर पसंद है, बट आई थिंक अल्टीमेटली सबको भी एंजॉय करते हैं, ठीक है, या मतलब वैसे कोई टीचर नहीं जो एनर्जेटिक है। मैं थोड़ा सा सोल्यूशन की तरफ कर रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हैं उसके उसमें आपको सोल्यूशन मिले, ठीक है, एंड आई विल एंश्योर कि वो भी चीज़ जो है बची कुछ स्मूथ हो जाए। बट प्रॉब्लम अगेन वो प्रॉब्लम है कि अगर आपको बेस्ट यहाँ पे शिद्दत से, जैसे बायो में आपने शुरू में बोला था कि एनटी सर कविन सर ठीक है ये, बट एनटी सर ने बहुत अच्छे से बहुत मेहनत करी आप लोगों को। अगर वो बहुत मेहनत कर रहे हैं तो पहले आप अपने आप को पूछिए कि क्या बायो में, बायो जो 50% आता है
क्या उसमें मेरे 300 के नंबर आ रहे हो सर? और बायो में अगर 300, 350, 350 नहीं आ रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री का तो बहाना है, क्योंकि पहला जो प्राइमरी सब्जेक्ट है अगर मुझे तो उसमें इतने नंबर नहीं आ रहे तो फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ मेरा डॉक्टर तो नहीं है, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए 300 से 350 आपको बायो में कम से कम चाहिए, उसके बिना नहीं डॉक्टर बनना। तो पहला आपका प्रायोरिटी बायो होना चाहिए। एंड देन अगर आ रहे हैं 330 के ऊपर तो आप बोले कि हाँ अब मेरी फिजिक्स की दिक्कत है आपको। और दूसरी प्रॉमिस मैं ये करता हूँ कि आपका सिलेबस जो है मैं कुछ भी करके दिन रात लगाना पड़े, टीचर से बात करनी पड़े, सिलेबस फेब्रवरी एंड के बाद नहीं जाएगा, वहाँ तक हम सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। दैट इज द फर्स्ट थिंग, बिकॉज सिलेबस कंप्लीट अगर टाइम पे हो गया तो आधी प्रॉब्लम तो वहाँ से दूर हो जाती है। आई विल मेक श्योर दैट ये दो चीज़ों का मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ। टेस्ट लास्ट में भर भर के होते हैं तो टेस्ट की टेंशन मत लो, अभी आपके 14 दिन पे ही टेस्ट होंगे, क्योंकि दैट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि मैं वीकली कर दूँ, उस चक्कर में आप टेस्ट ही तैयार करते रहोगे, आप अपना सिलेबस जो कोर चीज़ें पढ़ाई होती है वो नहीं करोगे। तो अभी 14 दिन का मैं टेस्ट पर टेस्ट नहीं करेगा, टेस्ट का इम्पोर्टेंस जो होता है इट इज नॉट टू टेस्ट पता क्यों लेते हमारे पास क्लास में जो पढ़ा उसके बाद जो भी बोल या असाइनमेंट बोल लो वो होता है और फिर टेस्ट होता है, ये 3 एलिमेंट्स होते हैं जो हमें सिखाता है। क्लास में जो भी आप पढ़ते हो 15 से 20 मिनट के बाद आपका दिमाग उसको एक क्लास से दूसरी क्लास में जैसे जाते हो आप भूल जाते हो। साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आपने अपने दिमाग में 1 मिनट तो आप जो इस क्लास में पढ़ा है अपनी आपको अगली क्लास में दूसरा कुछ भी क्लास से याद नहीं होगा। साइंटिफिकली मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ तो क्लियरली ये चीज़ तो कहनी चीज़ है कि ब्रेक कैसे इस्तेमाल कर लो, ब्रेक में अपने दिमाग में कुछ खाली छोड़ दो, कुछ दिमाग में मतलब आपके दिमाग में थोड़ी देर घर जाते ही अगर उस दिन का काम आपने पहले का काम किया तो ये काम आज क्या कर रहे हो ना ये कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो क्लास में कराई हुई चीज अगर आप घर जाके 10 क्वेश्चन भले मिनिमम 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मिनिमम नहीं किया कुछ फायदा नहीं होगा। तो 10 क्वेश्चन और ये होता है असाइनमेंट का, उसके लिए असाइनमेंट दिया जाता है ताकि आपको क्लास की चीज उसी में जाके कंप्लीट करें। अब टेस्ट क्यों दिया जाता है, क्योंकि फिर जब जीते हो वो 14 दिन में वापस से आप रिवाइज करो और उस चीज को रिटेन करो। तो टेस्ट इज फॉर लॉन्गर, तो आप बार बार चीजों को जोड़ना आपके स्पेस रेपिटेशन कहते हैं साइंटिफिक टर्म्स में। जब आप बार बार स्पेस रेपिटेशन करते हो तो आपके दिमाग में कोई भी चीज और बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ज़्यादा तक रिटेन करना। तो अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो ठीक है, बट ये दो सब्जेक्ट है बॉटनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये रिटेन करने वाला है। और इसमें भी 12 के जो पोर्शन होते हैं EMI से लेके पूरा रे ऑप्टिक्स मॉडर्न फिजिक्स सब कुछ रिटेन रट्टा मारने वाला, ऑलमोस्ट एक तरीके से फॉर्मूला याद करने वाली चीज। तो इसलिए ये चीज़ इसको रैंक के हिसाब से और अपने मार्क्स के हिसाब से मत देखना, पढ़ाई का एक हिस्सा बना जो चीज टेस्ट दिया फिर देखो कि क्या चीज अभी भी याद नहीं है और उसको नोट कॉपी में नोट करो। तो जब आप इस तरीके से साइकिल करोगे ना तो आपका इम्प्रूवमेंट होगा, इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। और मैं तो देखो सब कुछ ना ऑल सेट एंड डन फिजिक्स डॉक्टर बनना नहीं बनना आपको मुझे भी पता है, ठीक है। मैं ये झूठ बोलूँ कि मैं डॉक्टर ही बन जाएगा, होगा ही, मैं झूठ बोलूँगा अगर मैं बोलता हूँ तो एक्चुअली क्या है जो आप हम लोगों से सीखते हो, आप हम लोगों से जब कनेक्ट होते हो, मुझसे कनेक्ट होते हो, आपके किसी भी टीचर से कनेक्ट होते हो, आप एक ही सोचते, एक ही चीज सोचते हो, बड़ा बड़ा सोचना। बिकॉज हम सब में एक ऐसी चीज है अंदर चिंगारी है, जिस दिन सनक सवार हो गया हम सब वेदांत से और हम सब डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? शायद हम अपने लाइफ में जो हमने मिजरी सोची है उससे बाहर निकलना चाहते हैं, शायद हो सकता है हम सच में कल्याण करना चाहते हैं लोगों का, बहुत कम लोग होते हैं जो डॉक्टर बनते हैं इस वजह से, ठीक है, या करना बहुत अच्छा लगता है, हो सकता है। तो बेसिकली अलग अलग पर्पज हो सकते हैं, लेकिन वो पर्पज दूसरे पाथ से भी अचीव किया जा सकता है डॉक्टर बिना बने। उसके लिए सोच हमें बड़ी रखनी है और किस्मत के लिए सोच बड़ी रखना, और वेदांतों में आके अगर सोच बड़ी नहीं है और आप इन्हीं सब प्रॉब्लम से फंसे रह गए तो फ्रैंकली बताऊं मुझे वेदांतु पटना में शुरू करने का फिर बहुत XYZ इंस्टीट्यूट्स हैं यार पटना में,
मतलब एलिस ऑफ द वर्ल्ड, आकाश ऑफ द वर्ल्ड, पीडब्ल्यूज ऑफ द वर्ल्ड, अन्य अकेडमीज ऑफ द वर्ल्ड, कहीं भी जा सकते हो ना यार, पैसा खर्च करते हैं ना, कहीं भी कर सकते हैं। अगर वेदांतु आए हो और यहाँ टीचर से मिल रहे हो तो एक ही तो मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ कि यहाँ के टीचर्स वन ऑफ द बेस्ट है। और अगर ये इंस्पायर कर रहे हैं तो मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि पढ़ाई के चक्कर में हम इंस्पिरेशन भूल जाते हैं, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम आपको बड़ा सोचना सिखाएं, लाइफ में आपको कभी रुकना नहीं, कभी झुकना नहीं सिखाएं, और लाइफ में हम इतना मतलब आपको मोटिवेट करें ताकि मैंने अपने 20 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, 20 साल से मैंने शायद 20 साल पहले ये बात कही जिन बच्चों से, 2-4 बच्चों के दिमाग में खटक गई ये बात, उन्होंने अपनी कंपनी शुरू कर दी। आज मेरे 100 बच्चे से ज़्यादा अपनी कंपनी शुरू कर चुके हैं, जिसमें 4 बच्चे ऐसे हैं जो $100 मिलियन से ज़्यादा बड़ी कंपनी शुरू कर चुके हैं। एक आईटी जाने के बाद पहला बैच का बच्चा आईटी जाने के बाद इन ईटो नाम से। एक बच्चा है जो बिल्कुल अलग ही दुनिया में, बिल्कुल लास्ट बच्चा था, मतलब पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था, उसने इन्फ्लुएंसर सुनते हो ना, तो इन्फ्लुएंसर और ब्रांड जैसे विराट कोहली को चाहिए ऐड कराने के, ठीक है, तो बीटी तक को ढूंढता हूँ मैं, ठीक है, ये भी इन्फ्लुएंसर ही है। तो तरुण सर एमडी सर भी है, तो बट ऐसे ये वाले इन्फ्लुएंसर, बट वो इन्फ्लुएंसर्स को और ब्रांड को कनेक्ट करता है, उसकी भी कंपनी बहुत बड़ी हो गई। तो ऐसे 3-4 बच्चे जो उनको सपना दिखाया, धीरे धीरे करके उन्होंने कुछ कॉलेज गए, कुछ किया। एक बच्ची है जो अभी शार्क टैंक में गई थी, जो बिल्कुल उसको इंजीनियरिंग करना ही नहीं था, उसने बोला कि सर क्या मैं वो एनिमेशन कर लूँ। मैंने बोला तुम्हारी मर्जी, अगर तुमको लगता है लाइफ में तुमको वो करना है तो कर लो। एनिमेशन करके आज शी हैज ऑलमोस्ट लाइक 2 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, एंड क्लियरली मतलब वो जाती है जगह जगह, और जितने भी ये वाले लोग हैं इनके सारे पोस्टर्स डिजाइन करके उनको देती है, देखे है ना, वो मेरी स्टूडेंट, राइट। तो क्लियरली बच्चों आप ये देखो कि एज ए टीचर आई एम अ प्राउड टीचर, बिकॉज मैंने लाइफ में ना शायद मैंने डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाए, आई हैव इंस्पायर्ड पीपल एंड आई रियली वांट यू गाइस टू गेट इंस्पायर्ड, क्योंकि लाइफ में ना उससे बड़ी चीज है। और ये सब ना उसके बाद फिर आप बोलोगे डॉक्टर को बहुत आसान चीज है, कॉन्सिक्वेंस है, बन गए। और ये सब आपके विश्वास से शुरू होता है। मैं जितना भी विश्वास कर लूँ, खुदा भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करना चाहता है ना। तो आप सबसे पहले अपनी आप मदद करो कि भाई देखो यहाँ पे 10 चीजें बोल सकते हो कि सर ये इसकी वजह से मेरी रैंक नहीं आई, बट शिद्दत से बताना आपकी मेहनत की वजह से कितनी रैंक नहीं आती है ना, वो अब बच्चे की मेहनत की वजह से नहीं आती है। जिस बच्चे ने शिद्दत से मेहनत किया ना, उसको कोई नहीं रोक सकता है। वो घर बैठ के लैम्प के नीचे भी ना अपनी पढ़ाई करके वो डॉक्टर बन सकता है, और बनते भी। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि देखो हर सिस्टम में थोड़ी बहुत कमी पेशी होती है। हमारे सिस्टम में मैं गेम खेल रहे होते हैं कि अभी ये करेंगे, अभी ये करेंगे, अभी ये करेंगे, प्लानिंग का समय कम मिलता है। और वही आपको बता रहा हूँ कि प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लानिंग में बच्चे 6 महीने बचे हैं, 6 महीने में 20 सालों में मैंने हजारों बच्चों को देखा है अपने लाइफ में मिराकल करते हुए, उसको डॉक्टर बनते हुए देखा है। क्योंकि 6 महीने में होता क्या, अभी क्या होगा, अभी शुरू किया था मैंने, आप ही में से बहुत सारे बच्चों का ग्रुप करना है, ठीक है, यहाँ से गए मूवी आई है, चले, हाँ चल 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 चल, बाइक निकाल बाइक निकाल बाइक निकाल, ठीक है, अरे हाँ हुआ, देखो पहला। दूसरा, गेड़ी बाड़ी चलना है, वहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, चल चल वहाँ चलते हैं, ठीक है, होता है भाई, मैं तुम्हारी उम्र से गुजरा हूँ, ठीक है, और मैं बहुत बदमाश था। मैं दूसरे बैच में बता रहा था मैं अपनी कहानियाँ, 4 बार स्कूल से सस्पेंड हुआ हूँ मैं, ठीक है, क्या चीज के लिए नहीं बताऊंगा। उस बैच में एक कहानी सुनाया, वो तो थर्रा गए थे, मतलब ठीक है। तो मैं जिनके साथ सस्पेंड होता था पटना वाले ही थे दोनों मेरे, ठीक है। तो हाँ सुनाएंगे, बिल्कुल भी कहानी सुनाएंगे, फरवरी के बाद भर भर के कहानी सुनाएंगे, तब मोटिवेशन का ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो बट आई वॉज दैट स्टूडेंट जो सर पीछे बैठा था, जो पढ़ा रहा था, ठीक है, फिर चालू होता था ऑर्गेनिक जो पढ़ाते हैं ना सर, इंडक्टिव इफेक्ट, बॉन्ड से तीसरे या चौथे बॉन्ड तक खत्म हो जाता है। और अगर वो रेजोनेंस इफेक्ट हो तो पहले से सब जगह जाता है। अगर पूरी क्लास ऐसी हो तो वहाँ से ऐसे पहुँच जाएगी, यही रेजोनेंस है। तो बेसिकली यही है ना रेजोनेंस।
तो बेसिकली बच्चों देखो, अभी जैसे ही आप यहाँ से जाओगे ये सारी चीजें चालू हो जाएगी, और अभी विंटर शुरू हो, विंटर में सुबह सुबह उठने में हालत खराब है, ठीक है, नहीं उठ पाओगे, फिर बोलोगे आज नहीं जा रहे क्लास, रिकॉर्डिंग देखने में, रिकॉर्डिंग आज देखोगे, 2 दिन देखोगे, अरे सही है तो सही है, तीसरे दिन फिर रिकॉर्डिंग गायब। इस 6 महीने में जिस बच्चे ने मेहनत करी, कष्ट उठा कर, उसकी रैंक आनी गारंटी, क्योंकि सबको सब इक्वल शुरू करते हैं, सब जोश। लास्ट के 6 महीने सबसे कम जोश होता है, जिसने उस जोश को मेंटेन कर दिया लास्ट के 6 महीने, वो मिराकल कर जाएगा, वो डॉक्टर बन जाएगा। जिसने लास्ट के 6 महीने गड़बड़ाया, चाहे कितनी भी मेहनत करी हो, अभी 600 650 नंबर आ रहे हो, अभी भी गड़बड़ा सकते हो, बिकॉज लास्ट के 6 महीने ही मैटर करता है, और मैटर नहीं करता। तो ये जो 6 महीने हैं, अगर इसमें आपने ठान लिया आज जाके, और इसके लिए इंटरनल मोटिवेट कर देंगे, वो टेम्परेरी होता है, आज आपको जोश आएगा, कल फिर गायब हो जाएगा। तो अगर कंसिस्टेंट मेहनत अगले 6 महीने कर पाओगे, आप में से कोई मतलब ऊपर वाला भी नहीं रोक सकता आपको डॉक्टर ना, आप बनोगे ही बनोगे, तो पक्का है। लेकिन वो मेहनत नहीं करते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, एंड दैट इज आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू डू दैट। मैं बहुत कोशिश करी है रेगुलर रहूँ, बट एक ही सेंटर है तो नहीं रह पाता हूँ मैं रेगुलर। यहाँ पे मैं सर, अंकित सर हैं, इन लोगों को मैं पूरा एम्पावर करके जा रहा हूँ। आप आगे से मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है, तो आप बोलना ना मैनेजमेंट गड़बड़ है। तो सुना है ना वो दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को छोड़ दो, ठीक है, तो दूध पचेगा ही नहीं ना, खाए खत्म नहीं होगा। तो हाँ, ये मत बोलना दूध खा जाएंगे। But anyways, I have full belief that all the teachers को मैं लेकर अच्छे पूरे सब, तो मेरी जिम्मेदारी है कि आपको खराब नहीं लगता कि मैं सारे रिपोर्ट मैं खुद करता हूँ, एक टीचर से मैं खुद पर्सनली करता हूँ, बिना पर्सनल से। कई बार मैं ऑनलाइन करता हूँ तो हो सकता है थोड़ी समझ नहीं है, बट 99% ऑफ द टीचर्स जो वेदांतु में आते हैं, चाहे वो ऑनलाइन मिले आपको चाहे ऑफलाइन मिले, वो सब मेरे लिए या फिर फाइनल राउंड मेरे बिना कोई नहीं। तो अच्छा बुरा सबसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, टीचर्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई विल श्योर कि वो बेटर हो किसी भी फॉर्म में। अगर आपको लगता है कि उसमें थोड़ा अच्छे से वो भी मैं कराऊँ, जो भी चाहिए आपको आगे पहले तो मैं करा तो मैं सब कुछ, लेकिन तुम लोग करोगे कि नहीं करोगे, देखो करा। हाँ, या देखो जो मेरे बस में है मैं करवा दूंगा एकेडमिकली। पॉइंट ये है कि तुम लोग मेहनत करने को तैयार हो, तो मैं आई विल डू एवरीथिंग इन माय पावर। एनवाईटीएस जैसे तुमने बोला था, एनवाईटीएस मैंने बोल दिया है कि एनवाईटीएस विल बी अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हो। तो बेसिकली जो पॉसिबल है एकेडमिकली, जो नहीं है ये आपकी चीज़ें हैं, ठीक है, तुम लोगों ने बोला हुआ है आपकी चीज़। अब उसमें जो टाइम लगेगा उसमें टाइम लगेगा, मैं उसको प्रॉमिस नहीं करूँगा, मैं प्रॉमिस करना भी नहीं चाहूँगा यहाँ बैठ के, मैं काम चल रहा है बट मैं प्रॉमिस, लेकिन जो चीज़ मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ जो मैं करूँगा वो मैं प्रॉमिस कर दूँगा। तो मेरी तरफ से तो यही है बच्चों, बस अपना विश्वास नहीं खोना किसी भी कीमत पे, और ये मत सोचना अगले साल अब यहाँ तक खराब हो गया तो अगले साल डॉक्टर बनना है, कोई नहीं बनता। जो 6 महीने खराब करेगा अगला साल भी खराब करेगा, मोमेंटम होता है ना, मोमेंटम की सारी पूरी दुनिया ही मोमेंटम का गेम है। अगर आप मोमेंटम नहीं छोड़ेगा तो अपना नंबर आने लगेंगे और नंबर बनता है। एक सब्जेक्ट अच्छा मतलब सारे सब्जेक्ट अच्छे ऑल अबाउट, बस उसको मेंटेन रखो। ये समय है जब आप दूसरों को बीट कर सकते हो, और पूरी 12th वाले जो बच्चे हैं बहुत सारे आपसे आगे रहेंगे, वो अभी अभी डगमगाएंगे, क्योंकि अभी उनका बोर्ड आएगा, फिर बोर्ड आएगा, फिर वो पक्का ही हो जाएगा। तो 12th वाले बच्चे तो गए, और आपके बहुत सारे साथी इसी क्लास में बहुत सारे बच्चे आपको दिखेंगे, आपका क्लास का स्ट्रेंथ ना कम होने लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्लास जैसे जैसे विंटर आएगा उसके बाद बहुत सोच रहे हो पीजी का पैसा बचा लेते हैं, ठीक है, ऑनलाइन बैच तो मिल ही गया है, ऑनलाइन ही कर लेते हैं, पीजी का पैसा ज़्यादा है ना भाई यहाँ के पैसे से, तो वही बचा लेते हैं। तो हम बहुत सारे थॉट्स हैं, इट्स नॉट रॉन्ग, लेकिन धीरे धीरे आपको कम हो रही है। ऑनलाइन में केवल और केवल जो बहुत सीरियस बच्चे हैं उनसे ही ऑनलाइन हो सकता है, जो ऑनलाइन में सीरियस नहीं है उससे नहीं हो सकता है, बिकॉज जो सीरियस नहीं है वो आज का काम कल करेंगे, कल का काम परसों करेंगे, फिर वो गैप बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं होगा।
निकाल लेते हैं। हाँ, फिजिक्स इन्हीं से करवा लें। देखो, मैंने बोला ना, अगर टीचर चाहे तो टीचर को पढ़ाना नहीं होता, खड़ा ही होना होता है। बट देखो, ये बताओ किसके फेवरेट सर है? तुम भी लोग के है ना। तुम लोग जो चाहोगे वो होगा। देखो, डेमोक्रेसी का फायदा यही है ना, डेमोक्रेसी में जो तो वेदांतु एटलीस्ट एक चीज मैं बोलूंगा, इट्स अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, ऑटोक्रेटिक नहीं है कि यहाँ पे जो बच्चा चाहता है वही होता है। इसीलिए हम सुनते भी हैं, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 20 सालों से हम सुनते आए हैं बच्चों की, शायद हमें बहुत सीखने को मिलता है। हर साल हर जगह यहाँ नई जगह होती है, नए बच्चे होते हैं, नया तरीका होता है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अपना फीडबैक जो एनपीएस में देता हूँ, मैं एक एक फीडबैक रीड करता हूँ, अच्छा बुरा गाली गलौज जो भी है सब देखता हूँ मैं, ठीक है। तो इट इज गुड फॉर अस, डू नॉट स्टॉप गिविंग फीडबैक। वो आपके लिए अच्छा होगा नहीं होगा नहीं पता मुझे, शायद अगले बैच के लिए होगा, कुछ चीजें उसमें से आपके लिए इंप्लीमेंट हो जाएंगी। बट आई गो थ्रू एंड अश्वनी एंड टीम, वी गो थ्रू ईच एंड एवरी कॉमेंट, हर एक कमेंट का ढंग से एनालिसिस करते हैं। कुछ का सोल्यूशन दूर रह के हमें समझ में नहीं आता, इसीलिए बार बार अश्वनी 2 बार आ गए यहाँ पे। एंड क्लियरली अभी भी जो फिजिक्स का सोल्यूशन है, जब तक ये नहीं करेंगे, उन्होंने अभी टिकट कल का था इनका, तो ये जस्ट कैंसिल इट कि जब तक सॉल्यूशन नहीं मिलता तब तक नहीं जा रहे। तो क्लियरली सॉल्व करके जाएंगे इस बार। एंड हमारी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं, मैं बस ये बोलूँगा, हम कोशिश कर रहे हैं, आपको निराश नहीं करेंगे पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वेदांतु का सबसे बड़ा, अगर आपने पैसा दिया ना, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज कब दिखेगा, वो दिखेगा आपको मोस्ट ऑफ द कोचिंग। जो पटना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने आइडेंटिफाई करी थी, 99-100% ऑफ द कोचिंग जो आप कंपेयर करते हो, आप किसी से बोलते होगे कि मेरा फ्रेंड यहाँ पे है, हर कोई लास्ट में बच्चों को छोड़ देता है, वी विल नॉट लीव यू टिल द एंड, टिल द एग्जाम। मतलब उस समय सबसे ज़्यादा साथ की जरूरत होती है टीचर की, उस समय सबसे ज़्यादा जरूरी होती है कोई बैठ के आपके मार्क्स को एनालाइज करे, बताए कि आप कहाँ पे वीक जा रहे हो। एंड दैट इज द रिजल्ट। हमारे जो रिजल्ट हैं, आपने देखा हो कम बच्चों में भी इतने रिजल्ट आए, उसके पीछे केवल एक ही रीजन है, पर्सनली आई गिव लॉट ऑफ टाइम इन द लास्ट ऑन ईच एंड एवरी रीजन। और हर एक सेक्टर पे टीचर को इंटिमिडेट, अभी तो ऑनलाइन था तब हम नहीं करते कि ऑनलाइन में हर बच्चा जो टेस्ट देता है मुझे पता होता है, मुझे शक्ल से पता हो नहीं हो, नाम से पता होता है कौन बच्चा कहाँ पे, कोई बच्चा मुझे दिख गया हमारे में बहुत अच्छा है, तो लेकिन उसके फिजिक्स में नंबर नहीं आ रहे। इमीडिएटली पूरी उस टाइप के बच्चों की यूनिवर्सिटी और उसकी अलग से फिजिक्स की क्लास होती है, वो सब करूँगा, वो सब दिखेगा आपको। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, इतना ट्रस्ट करके यहाँ तक बढ़े हैं। I will ensure that you get the best academic thing till the last. वो मेरा प्रॉमिस है। तो मैं जनरली प्रॉमिस कम करता हूँ, मैं बहुत नहीं करूँगा। मैं बिल्कुल, आपने पहले भी पूछा था कि सर एमडी सर करूँ, सर मुझे याद है फर्स्ट लेक्चर जब मैंने इस क्लास में लिया था कि वो पढ़ाएंगे, मैंने बोला था नहीं एक टॉपिक पढ़ाएंगे, मैंने बिल्कुल नहीं बोला था कि पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे। तो वो आज भी मेरा इंटैक्ट है और वो क्लियर होगा। वो बेसिकली जो मैंने पहले बोला था, अगर अब भी ज़रूरत है तो, क्योंकि इनके सर पढ़ा रहे हैं बट स्टिल इफ यू फील, तो जो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कोशिश करूँगा मैं पूरी निभाऊँ। और मैं कोई ऐसा अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर वाला मैं इंसान, हाँ मुझे पता है फ्रंट ऑफिस सेल्स वाले लोग थोड़ा सा डर देते हैं, ठीक है, आप यूट्यूब पे जब सेल करते हैं। चलो थैंक यू गाइस, थैंक यू मेरे बच्चों, एंड ऑल द बेस्ट। अगली बार आऊँगा तो मेरे को चाहिए कि मैं पूछूँ आपसे कि कितने बच्चे 650 प्लस स्कोर कर रहे होंगे, मुझे पूरी क्लास चाहिए, क्योंकि आपके बिलीव से स्टार्ट होता है। मैं चाहे कितना भी बोल दूं कि आपके 600 आ जाएंगे, 650 आएंगे, जब तक आप अपने आप पे विश्वास नहीं करोगे, नंबर कोई भी आ रहा है, लास्ट के 6 महीने में हर बच्चा उठ के 650 ला सकता है। 6 महीने बहुत होते हैं, 6 महीने इंटू 10, अगर पर डे 10 आवर्स की हम बात करते हैं, 6 महीने इज हाउ मेनी डेज, मतलब 180 इंटू 10 कितना हुआ, 1800 घंटे। 100 घंटे 200 घंटे में तो मतलब टोटल 600 आवर्स की आपकी टीचिंग होती है। 1800 घंटे आपके पास है क्लास के बाद मेहनत करने को। 1800 घंटे को वेस्ट मत करना, गेड़िया मत मारना, मूवी मत देखना। 6 महीने के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अभी कमबख्त सारी अच्छे सीरियल्स मूवीज अभी रिलीज होती है, क्योंकि छुट्टी का समय होता है ना, विंटर वेकेशन, ठीक है, फिर फरवरी में वैलेंटाइन, ठीक है,
तो सारे लव स्टोरीज, रोमांटिक स्टोरी सब अभी आएंगी, और इस एज में वो नहीं छूटता हमसे, ठीक है। तो दैट्स अ फैक्ट, है ना, हम सब उसी एज से गुजरे। विकी सर गुजर रहे हैं, तो एनीवेज, तो ये बहुत सारा आपको ऐसे कारनामे मिलेंगे, लेकिन आप उससे बच के रहो। 6 महीने जो बच्चा बच गया उससे, वो रैंक लेके आएगा, वो डॉक्टर बन जाएगा। अपने नाम के आगे डॉक्टर लग के दीवार पे चिपका दो। जो भी अगर एक कदम उधर जाएगा ना, एक कदम, मैं आपको एक चलो जाने से पहले एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बच्ची थी मेरे साथ, उस बच्ची को ना मैं बहुत मोटिवेट करता था कि यार तुम ना आईटी जा सकती हो। हमारा पहला 2 ईयर का बैच 2006-08, तो मैं बहुत मोटिवेट करता था कि तुम जनरली लड़कियां जो है आईटी में अच्छा रैंक नहीं लेकर, जनरली टॉप 100 आप बहुत कम देखोगे। तो मैं उसको हमेशा मोटिवेट करता है तुम्हारा टॉप 100 आ सकता है। उस बैच में मुझे बहुत पोटेंशियल लगता है। 50% बच्चे बॉयज एंड 50% गर्ल्स थे उस बैच में। तो मैंने बोला कि यार तुम कर सकते हो, तुम क्यों नहीं कर रहे हो, मतलब तुम्हारे नंबर, उसका नंबर 12th में आके डिप कर दिया। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया आड़ते बैठते, बॉयफ्रेंड? बोलती हाँ सर, लेकिन मैं बहुत ना टाइम यूटिलाइज करती हूँ। मैं बोला कैसे? नहीं, फोन पे हम एक दूसरे को ना पढ़ाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? ओके, तो बेसिकली नहीं, हाँ, तो सर भी कैसे करते हैं? अच्छा, तो कहानी तो कंप्लीट करना। तो बेसिकली फाइनली उस साल तो मैंने बोला भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ लास्ट के 5 महीने 6 महीने बचे, अक्टूबर नवंबर में बच्चों के साथ बैठता था और काउंसिल करता था कि एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तो उसने बोला कि यार मैंने उसको बोला कि भाई 6 महीने पॉज कर दे। मैंने बोला हटाना नहीं, कोई बात नहीं, पॉज कर दो। पॉज बटन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 6 महीने के बाद तुमको कॉलेज में जाना है, जो भी मस्ती मारनी करो, बट अभी तुमको लगता है तुम टाइम यूटिलाइज कर रहे हो, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। एंड शी वाज सिंसियर स्टूडेंट, तो वो झूठ नहीं बोल रही, जो एक्चुअली वो उसको लगता था कि वो सच में पढ़ा रही है उसको। एंड वेरी सिंसियर स्टूडेंट। फाइनली पहले साल उसका आईटी नहीं हुआ, और वो NSIT है ना दिल्ली में, DTU, तो DTU में गई। इट्स अ वेरी गुड कॉलेज। फिर उसका फोन आया, सर आईटी नहीं हुआ। मैं बोला मुझे तो पता ही था आईटी नहीं होगा, ठीक है। तो बॉयफ्रेंड बोली वो भी नहीं रहा। तो चलो, तो मुझे लगता है आपकी कहानी। ओके, तो नाउ नाउ सर की कहानियां नहीं सुना सकता अभी मैं, बट तो फिर फाइनली मैंने बोला अब आईटी करना है। बोलती कि हाँ आईटी करना है, अब जो बोलोगे। उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज उसको ज्वाइन करवाया। कुछ नहीं किया उसने, केवल अच्छे से शिद्दत से जो टेस्ट थी उसको दिया। उसकी 600 रैंक आई। ड्रॉप ईयर में कॉलेज करते हुए 600 रैंक आई। वो कितना पोटेंशियल रहा होगा उसका। हम कई बार छोटी छोटी चीजों से जो हमें लगता है उस समय कि हमारे लिए फायदा कर रहा है, बट उससे हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। एंड फाइनली इट रिजल्ट्स इनटू आवर लॉस। और ये समझना समझाना बहुत मुश्किल है। पेरेंट बोलेगा तो आपको लगेगा कि यार ये तो समझते ही हमारे माँ बाप हमारे पुराने सदी के हो गए। फ्रैंकली मेरी बात सुन लो, मैं पौधों पुराने सदी का हूँ, ठीक है। जब आप पैदा नहीं होगे तब का हूँ, और अब तब से किसी का हूँ। एंड 2006 में कितने लोग पैदा हो गए? वो अब हो गया था, अच्छा ठीक है। चलो, तो नहीं, मैं तब से पढ़ा रहा हूँ, मैं तब तो उस सदी का हूँ। बट मेरी स्कूलिंग ना, तो मैं सीतामढ़ी से, बट मेरी स्कूलिंग DPS से हुई थी, तो मेरा एक्सपोजर बहुत हाई था। एंड देयरफॉर बच्चे मेरे से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते थे, बहुत सारी चीज़ें बता देते थे। एंड मैं उनको सही राह दिखा रहा था, बट वो मान ले तो नहीं मान। तो फाइनली यही बोलूँगा आपको, मान लो 6 महीने के लिए पॉज बटन जो भी कर रहे हो। आई एम नॉट सेइंग ओनली दिस एस्पेक्ट, बट मूवी देखना भी अभी टाइम वेस्ट है। अभी गाने सुन सकते हो, बट समथिंग इज इंस्पिरेशनल, इज गुड। अभी कोई भी चीज़ जो पढ़ाई से आपको दूर लेके जाए, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। चलो, ऑल दी बेस्ट। नेक्स्ट टाइम मुझे सारे बच्चों का हाथ चाहिए 650 के ऊपर। हाँ, चलो, ऑल दी बेस्ट। एंड आई विल एंश्योर कि VT सर और अंकित सर यहाँ पे है। अंकित सर
को आप नहीं जानते, अंकित गुप्ता है, मैथ्स के टीचर है, सर मिले हैं हमसे। ही वॉज विद अस लक्ष्य के दिनों से, जब हमारा ऑफलाइन था तब से 15 सालों से हमारे साथ है। ही इज बिन पार्ट ऑफ वेदांतु लक्ष्य ऑनलाइन, जब से वेदांतु शुरू हुआ तब से पढ़ा रहे हैं हमारे साथ। अभी इज टीचिंग मैथ्स। तो एज ए टीचर, बिकॉज बीटी सर, तरुण सर, एमडी सर कई बार ट्रैवल कर रहे होते, तो एज ए टीचर we will be taking part of this seminar. We will be taking charge of any academic issues, problems of any student. तो आप कभी भी बेझिझक बोल सकते हो. He will be sitting with all these teachers so that इनके साथ बैठ के immediate solution हमारा इंतजार करते हैं, है ना? All the best. हाँ भाई, क्या हो गया? टाइम हो गया? टाइम तो बेटा होता रहता है ना? टाइम तो हो ही गया। देखो सारी बातें ठीक थी, वो जो मैनेजमेंट वाला पार्ट था वो डिलीट मार देना अपने उससे। मेरा मेरा ये क्वेश्चंस करने, ये क्वेश्चंस करने, ये क्वेश्चन आपको आईयूपीएससी के हैं, ये करने हैं अभी। चलो इसको एक काम करो, होमवर्क लिख लो, है ना? होमवर्क लिख लो, फिर बॉन्डिंग के इससे पहले ये डिस्कस करेंगे, फिर करेंगे, ठीक है? चलो।